Now I'm not saying बहू बेटी कभी नहीं बन सकती. बॉलीवुड एक्टर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, दे ऑल्सो गॉट डाइवोर्स। अगर आपकी कोई इमोशनल बाउंड्री वायलेट कर रहा है, आपको पोजेस करने की कोशिश कर रहा है, आपको आप आधे घंटे के लिए बाहर जाते हो और 20 मैसेजेस आ जाते हैं, आप पुशबैक क्यों नहीं कर रहे हो? आपके माइंड में जो आप सोच रहे हो ना कि मैंने पीस मेंटेन की हुई है इस रिश्ते में, वो एक बहुत फॉल्स पीस है. Gen Zs have created too many categories of relationships. The drinking, the smoking up, and a lot of it is happening in an unconscious way, thinking I'm very cool. Sleeping around is not cool. अगर हम एक आइडिया देना चाहें कि जिसको पता नहीं हो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना होता है, उसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताइए। So hey Suzy, welcome to the Ronit Show podcast. Hi, Ronit. Good to be here. Really excited to have the conversation. Before entering the conversation, I like to take a reference from the recent cases that I am seeing in India. सो बेसिकली जैसे हम देख पा रहे हैं कि न्यूज़ आर्टिकल्स एंड न्यूज़ में भी देर आर इंडियन मैरिजेस जो कि सस्टेन नहीं कर पा रही हैं, टिकती नहीं हैं. ऑल्सो मैन, स्पेसिफिकली मैन आर डूइंग सुसाइड बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप इशूज दे आर फेसिंग. तो रौनक, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट जस्ट इंडियन मेन और इंडियंस हु आर फेसिंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. ये प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड रेलेवेंट हैं और इस पीरियड में कुछ आई थिंक सोशल मीडिया पे हम लोग ज़्यादा ही देख रहे हैं, ऑल्सो बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारे प्लानिटरी चेंजेस रहे हैं फ्रॉम जनवरी, जिसकी वजह से बहुत प्रिडिक्शंस भी आई हैं कि लोगों के डिवोर्सेस होंगे, ब्रेकअप्स होंगे. की कॉज जो है वो इट्स नॉट रिलेटेड टू इंडिया, कोई जोग्राफी से रिलेटेड नहीं है, पर हमारे सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से, हमारे कल्चर से, हमारे बिलीफ सिस्टम से, हमारी कंडीशनिंग से, इन सब से जुड़े हुए हैं. अब एक तरफ अगर देखा जाए, अगर हम आज के युगों को देखते हैं, तो एक तरफ क्या हो रहा है कि जो मेल है उसकी जो अपब्रिंगिंग है, a lot of young boys are coming from traditional family environments और वो उनका जॉब सीन उनको बहुत सारा एक्सपोजर देता है, सक्सेस देता है. वो स्मॉल सिटीज़ से लेट्स से बिग सिटीज़ में आते हैं, मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं, इवन ओवरसीज़ काम कर रहे हैं. और बिकॉज ऑफ कोविड वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबल इंटरेक्शन है उन सब का, तो इन यंग बॉयज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर तो हो गया है. तो एक तरफ डिज़ायर्स वर्ल्ड वाइड है, पर कंडीशनिंग कैसी है? जब वो अपने पर्सनल और इंटीमेट रिलेशनशिप्स को देखते हैं, तो हर इंसान को जो एक मैन वूमन रिलेशनशिप के बीच में क्या होना चाहिए, वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बोरो कर रहे हैं अपनी फैमिली से, कि मेरे पेरेंट्स के बीच में या क्या रिलेशनशिप था, या माँ मेरी कैसी है, मेरी वाइफ या मेरी पार्टनर वैसी होनी चाहिए. या फिर मूवीज़ में मैंने ट्रेडिशनली जो एक इमेज एक गुड वुमन का, द गुड वुमन, द हीरोइन, द वाइफ वर्सेस द स्लट, द द अदर वुमन, है ना, ये रोल मॉडलिंग और कंडीशनिंग मेल माइंड में बनी हुई है. तो हम या चाहते हैं कि हमारा पार्टनर जो है वो हमारे मदर के मोल्ड में, उनकी प्रोफाइल में फिट हो, और या फिर द गुड हीरोइन की प्रोफाइल में फिट हो. पर हम जब डेट करने जाते हैं, देन वी वांट ऑल द एक्साइटमेंट एंड द एडवेंचर ऑफ अ मॉडर्न वेरी प्रोग्रेसिव लेडी, जो हमसे कंधा जोड़ के चल सके. बिकॉज we don't want someone who is too homely. We don't want someone who doesn't understand कि हम चाहते क्या है, हमारी डिज़ायर्स क्या है. मतलब अगर कोई सिंपल सी लड़की है, उसको आप क्लब तो नहीं लेके जा सकते ना, बिकॉज यू आर फीलिंग कि वो ऑड फील करेगी, ऑकवर्ड करेगी, उसे पता नहीं चलेगा. मेरे फ्रेंड्स में मैं उसे शो ऑफ कैसे करूँगा? आई विल फील somehow less than the others if my girlfriend is not modern. तो गर्लफ्रेंड मुझे मॉडर्न चाहिए, वाइफ मुझे डोमेस्टिकेटेड चाहिए. यहीं पे हम देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस का डिवोर्स आ गया है. राइट. So this is happening as far as the expectations and the conditioning
in the boys' minds. और लेट्स लुक एट द जो लड़कियां हैं उनके साथ क्या हो रहा है. पहले हम्म लड़कियां जो पिछली पीढ़ियों में हमारी मदर्स, हमारी ग्रैंड मदर्स, वो कभी उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी नॉर्मल हाउस होल्ड्स में. बहुत सारे उस समय भी एक्सेप्शंस थे जो बहुत राइट हाईली स्टडीड एंड एजुकेटेड थी, पर वो बहुत रेयर, द नंबर वॉज वेरी स्मॉल. आज हम्म we can see people from even lower middle class, most of the young girls aspire to be educated, college जाना चाह रही हैं या vocational courses कर रही हैं, उनका exposure बहुत अच्छा है, study education बहुत हम्म अच्छी है और सब कमा रही हैं. चाहे वो कॉल हम्म सेंटर में वर्क कर रही हो कोई, और चाहे वो किसी रिटेल स्टोर में वर्क कर रही हो, पर वो हम्म फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अटेन कर चुकी हैं. तो हम्म पहले जो थी, women suffered a lot more and tolerated a lot more, क्योंकि उनके पास मीन्स नहीं थी कि मेरे सिर पे जो राइट छत है, मुझे जो खाना मिल रहा है वो मेरे पति की वजह से मिल रहा है, या द मेन हम्म आर टेकिंग केयर ऑफ मी, माय फादर, माय हस्बैंड, माय ब्रदर्स एक्सेट्रा. टुडे अ वुमन इज नॉट हेल्पलेस फाइनेंशियली. राइट वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है. सो शी हैज गेन्ड अ लॉट मोर कॉन्फिडेंस, एंड बिकॉज शी हैज मोर कॉन्फिडेंस, शी इज नॉट विलिंग टू टॉलरेट unreasonable हम्म expectations or any form of abuse. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेशन बॉयज की जो है वो पुराने कंडीशनिंग से आ रही हैं. दे हैव नॉट बीन कैलिब्रेटेड, मैच नहीं कर पा रही हैं वो जो इमर्जिंग न्यू वुमन है, और इस वजह से क्लैश आके we are seeing a lot more breakups. हम्म लाइक इफ़ आई टेक अ एग्जांपल कि जैसे जो बहुत सालों से मैरिज चलती हुई आ रही है, फिर सडनली एक डाइवोर्स केस निकल कर आ जाता है. यू हैव सीन कि ना अभी रिसेंट में जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, दे ऑल्सो गॉट डाइवोर्स्ड. सो इतने टाइम के बाद भी, बच्चा होने के बाद भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं बीच में जिस वजह से डाइवोर्स हो रहा है. सो ऐसा कुछ दोनों कंपेनियन मिलकर एक सर्टेन लेवल ऑफ बैलेंस क्रिएट नहीं कर सकते जिससे ये चीज़ें अराइज नहीं हो. तो देखो, जब लेट एज में डाइवोर्स होता है, उसकी हम्म वजह ये होती है कि एक्चुअली मैरिज बहुत समय से बीमार थी, अनहेल्दी चल रही थी. पर हम्म क्योंकि स्टेज ऑफ लाइफ ऐसी होती है कि बच्चे छोटे होते हैं, तो हम्म उस बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करके आदमी उस मैरिज को खींचता चला जाता है. या कोई किसी का प्रोफेशन जो है, अगर हम सेलिब्रिटीज़ वगैरह को देखें तो इट इज़ एट इट्स पीक. अभी उसका बिल्कुल सेलिब्रिटी स्टेटस पीक पे है, अभी डिवोर्स होगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा. इस वजह से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ इन द रिलेशनशिप होता है, पर देयर इज़ नो वर्क ऑन द रिलेशनशिप. वो जो कहते हैं कि रिलेशनशिप की जड़ें ऑलरेडी सूख गई हैं, उनको नरिश हम्म नहीं किया जा रहा, उनको सपोर्ट नहीं दिया जा रहा, दोनों पार्टीज एफर्ट मेक नहीं कर रहे हैं टू ब्रिज दैट रिलेशनशिप. उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कपल चाहता है कि नो वी वांट टू मेक इट वर्क, पहला गो टू हमारा हमेशा होना चाहिए कि देखो, इफ़ वी आर इन मैरिड, तो हमेशा कहा जाता है कि कर्मों के बेसिस पे दो लोग जिनकी कोई कर्म कटनी होती है वो लोग हस्बैंड वाइफ बनते हैं. तो हम्म अगर आप अपने कर्मों से भाग जाओगे तो मे बी इस लाइफ में आप डिवोर्स करके सेपरेटली लिव कर लोगे, पर दो चीज़ें होंगी. एक तो वो कर्म कटनी फ्यूचर लाइफ में आके फिर से आपको पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी किसी प्रकार की, एंड यू विल हैव टू पे ऑफ दोज ड्यूज. एंड यस सेकेंड थिंग इज, जो पैटर्न आपने सॉल्व नहीं किया है, यू कैन हैव मेनी अदर पार्टनर्स, पर वो पैटर्न कंटिन्यू करता चला जाएगा एंड यू विल कंटिन्यू टू हम्म सफर. तो बेटर ये है कि आप रिकॉग्नाइज करो ना कि इस मैरिज में हमारे कौन से ऐसे फॉल्टी पैटर्न्स हैं राइट जिसकी वजह से हम दुखी हैं. वाई आर वी अनहैप्पी? हम्म एंड देन आइडियली इफ यू कैन फाइंड अ गुड मैरिज काउंसलर, then you should try and a use the counseling to help you understand कि क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी मैरिज में. पर काउंसलर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है. काउंसलर सिर्फ आपको अवेयर बना सकता है कि आपके क्या चाइल्डहुड वूंडिंग्स हैं, क्या कंडीशनिंग है, क्या अटैचमेंट स्टाइल्स है, और उनके बेसिस पे आप दोनों को जब ट्रिगर होते हो तो कैसे बिहेव करना चाहिए. बिहेवियर हम्म चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर
आप दोनों बिहेवियर चेंज नहीं करने के लिए तैयार, तो फिर वो जो है वो रिश्ता हमेशा और कमज़ोर होता चला रहेगा टिल इट रीचेस अ पॉइंट पे दे से आई डोंट केयर अबाउट इट। सो नंबर वन इंटरवेंशन, जहाँ पे अगर तो आपके पुराने ज़माने में कैसे होता था, मैरिज काउंसलर्स नहीं थे, पर जिनको हम नहीं बोलते थे। थे वाइज एल्डर्स होते थे, कोई न्यूट्रल वाइज एल्डर्स होते थे जो हम्म। सब बैठा के समझाते थे, किसी एक साइड को ना लेते हुए पर दोनों का नजरिया देखते हुए दोनों को समझाते थे, बेटा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। टुडे दैट हैज बीन रिप्लेस्ड, द वाइज एल्डर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मैरिज काउंसलर, जो आपको हम्म। दिखा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि देखो हर इंसान डिफरेंट बैकग्राउंड से आया, इकोनॉमिकली, सोशली, दोनों की हम्म। अपब्रिंग अलग-अलग प्रकार की होगी, दोनों की फैमिलीज़ में क्या चल रहा था। किसी की फैमिली में डिस्फंक्शन था, किसी की फैमिली में सुख था, किसी की फैमिली में पेरेंट्स लड़ते थे, किसी की फैमिली में अल्कोहलिज़्म था, तो वो इम्प्रेशंस जो हैं बढ़ते हुए, वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं बच्चों को। उनका उसी बेसिस पे कि उनको कैसे वो ब्रिंग अप किया गया है, उनकी परवरिश कैसी रही है, उनके अटैचमेंट स्टाइल्स, उनकी लव लैंग्वेजेस, ये सब मैरिज काउंसलिंग में एक दूसरे को समझाई जाती हैं सो दैट they can recognize the differences and be more accepting, more tolerant, more communicative towards each other. But हम्म। मेहनत मेहनत फिर भी दोनों को करनी पड़ेगी। या। वेरी ऑफन वी फाइंड कि कपल्स थेरेपी में एक पार्टनर बहुत कीन होता है टू रेस्क्यू द मैरिज, दूसरा पार्टनर हाफ हार्टेड होता है। हम्म। नाउ दैट डजंट वर्क, क्योंकि अगर 80% एक पार्टनर लोड उठा रहा है मैरिज को चलाने का और दूसरा सिर्फ 20% वेट उठा रहा है, कहाँ से चलेगी वो मैरिज? बिकॉज इट्स अ हम्म। पार्टनरशिप। दोनों राइट। अब 60-40 हो सकता है कि किसी का 60% इंटरेस्ट है, किसी का 40 है, कभी भी दो इंसान 50-50 इक्वल तो हो नहीं सकते हैं, पर धीरे धीरे इफ दे कमिट, अगर उनको रेजिस्टेंस भी आ रही है एक पार्टनर को, फिर भी अगर वो कहते हैं या कहती है कि आई एम कमिटिंग होल हार्टेडली टू गो इन टू थेरेपी एंड टू try and make this work, then there is a lot of chances. And I have seen in my clinical practice बहुत सारे ऐसे couples जो almost on the verge of, you know, they were ready to sign the divorce papers, and then they've rescued their marriage, they have made it very healthy, they've gone on to have children, और आज वो हम्म। बहुत अच्छे से एक साथ रह रहे हैं। पर वो टाइमली इंटरवेंशन मिला, दोनों ने बहुत अच्छे से कमिट किया, दोनों ने एक दूसरे पे काम किया, अपने ऊपर काम किया, एंड तब वो रिजल्ट मिला। हम्म। या जस्ट लाइक एज यू सेड कि बैलेंस तो होना ही चाहिए, प्रॉपर बातचीत होनी चाहिए अराउंड जो भी चीज़ें चल रही होती है। वन मोर थिंग, मैंने ऐसा देखा है अपने आसपास भी कि है ना, कपल्स जो हैं बेबुनियादी है ना चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं अपने अराउंडिंग में, कि जैसे है ना मैंने देखा है, वैसे तो कॉलेज गोर्स में देखा है कि इंस्टाग्राम के पासवर्ड एक्सचेंज कर रहे हैं, सोशल प्रोफाइल एक्सचेंज कर रहे हैं, सो दैट वो एक दूसरे के ऊपर नज़र रख पाएँ उनकी सोशल एक्टिविटीज़ पे, किससे बातचीत हो पा रही है। इवन जो मैरिड कपल्स हैं वो भी व्हाट्सएप पे कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं, अगर दोनों जॉब गोअर्स हैं तो वो कह रहे हैं कौन से कलीग से बात हुई है। सो ये वाली जो चीज़ें हैं, जैसे ना एक लॉयल्टी पे सवाल आ जाता है कि ना, हो सकता है वो मुझे चीट कर रहा हो या फिर उस किसी और लड़के या लड़की से बातचीत कर रहा हो। ये वाली चीज़ें भी ना कपल्स क्रिएट कर लेते हैं और अल्टीमेटली वो केओस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखो सोशल मीडिया स्टॉकिंग इज अ डिजीज। हम्म। मैं बिल्कुल नहीं राइट। रेकमेंड करती कि आप सोशल मीडिया स्टॉक करें। इससे अच्छा आपने हम्म। अगर पहले तो कहीं ना कहीं आपकी एक आदत है शक करने की, तो वो एग्जामिन करें कि ये मेरी शक करने की आदत, इज इट माई नेचर कि मैं शक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हम्म। दूसरी बात यह है, क्या मेरे पार्टनर ने मुझे कोई कारण दिया है शक करने के लिए। इन दोनों चीज़ों को पहले आप अगर फोकस करें, तब आपको जो कोई, या एक हो सकता है कि जेन्युइनली किसी ने आपको रीज़न दिया है, क्या आपको पता चला है झूठ बोल रहे हैं, किसी और के साथ स्पॉट किए गए हैं, किसी फ्रेंड ने आपको बताया कि आपको कुछ बोला और वो किसी और के साथ थे, एट्सेट्रा, हम्म। then you have evidence that this person is not being transparent, not being honest in the relationship, or is too timing, कुछ ऐसा चल रहा है, तब अगर आप हम्म। स्टॉक करते हैं तो आपका कोई वैलिड रीजन है। राइट। बट until proved guilty you have to हम्म। keep the trust, right? दूसरी बिल्कुल। बात, कई फैमिलीज में मैं देखती हूँ कि दैट इंडिविजुअल की एक इनहेरेंट आदत होती है शक करने की,
Hmm. पर्टिकुलरली अटैचमेंट स्टाइल्स में जो एंग्शियसली अटैच्ड लोग होते हैं, उनको हमेशा लगता है जैसे अगर पार्टनर थोड़ा लेट हो गया तो उन्हें लगता है, बिकॉज उनको एक डर होता है कि कोई मुझे छोड़ के चले जाएगा, आई एम नॉट गुड इनफ, तो वो अपनी वजह से बिकॉज ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटीज दे आर कॉन्स्टेंटली कैटास्ट्रोफाइजिंग, जिसको कहते हैं वर्स्ट केस सिनारियो थिंक कर रहे हैं। तो Hmm. वो नेगेटिव ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ भी नहीं है, कोई ना कोई रीजन दिया है पार्टनर ने, ना खुद, मतलब Hmm. उनका अच्छा भला रिलेशनशिप चल रहा है, बट बिकॉज दे आर इनसिक्योर इसेंशली, क्योंकि कोई चाइल्डहुड में ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है, कई बार हम देखते हैं कि किसी के पेरेंट की अर्ली डेथ हो गई तो वहाँ पे सेंस ऑफ बिट्रियल आ जाता है। किसी के Hmm. साथ उन्होंने सुन लिया, या फादर और मदर का कुछ ऐसा था, या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है, तब वो वह में एक बैठ जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट में होता है जिसकी वजह से Hmm. उनका एक एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल बन जाता है, या उनके डर बैठ जाता है उनके अंदर कि मेरा पार्टनर भी मुझे छोड़ के चले जाएगा। तो अगर वो पार्टनर डिले भी हो जाता है, या कोई छोटी मोटी नॉर्मल एवरीडे इंसिडेंट्स जो Hmm. होती हैं, तब भी वो शक करने लग जाएंगे कि बिकॉज वो वर्स्ट केस सिनारियो थिंक कर रहे हैं। Hmm. अगर वो हो रहा है देन ऑफ कोर्स इट मीन्स अ लॉट ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन एंड रीअश्योरेंस। तो अगर एक पार्टनर आपका जो है वो बहुत ग्राउंडेड है, जिसको ये इस बात समझ आ गई है कि मेरा पार्टनर एंग्शियसली अटैच्ड है, वो हाइपर हो जाता है या हो जाती है अगर मैं टाइमली इन कांटेक्ट ना रहूं, तो सिंपल मेजर्स है ना, लाइक यू कैन ऑलवेज इन्फॉर्म, सेंड अ टेक्स्ट मैसेज एंड से हे कॉट अप हियर। Hmm. बट उसके लिए दूसरे पार्टनर को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना कि मेरा पार्टनर एंग्शियसली अटैच्ड है, और वो वर्स्ट के सिनारियो सोचने लग जाएगा, और फिर मैं जब मिलूंगा तो वो पूरा एक पहाड़ सा टूट पड़ेगा। इफ Right. द पार्टनर डज नॉट रियलाइज दैट, बिकॉज उसे ये पता ही नहीं है अपने पार्टनर के बारे में, तो वो सोचेगा अरे यार 1 घंटे का तो डिले था, मैं चिल कर रहा था फ्रेंड्स के साथ, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है। धावा बोल दिया रात को. हाँ, तो देन क्या होता है, वहां से मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलेशनशिप में शुरू हो जाती हैं। Hmm. जो एक पार्टनर सोचता है यार तुम बहुत इमोशनली डिमांडिंग हो रही हो, ये मेरे से नहीं होगा, और लड़की बोल रही है दैट लिसन आई वाज सो वरिड, मतलब तुम मेरी केयर नहीं करते हो। तो आप देख रहे हो Hmm. कि कैसे वो क्लैश और वो जो ब्रेक Right. डाउन आने लगता है रिश्ते में, बिकॉज द पार्टनर्स डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स अटैचमेंट स्टाइल्स, या उनके वूंड्स उनको समझ नहीं है, उनकी इनसिक्योरिटीज उनको समझ नहीं आती हैं। तो पहले तो एक दूसरे को, अगर तुम कहते हो तुम पार्टनर्स हो, अच्छी तरह से समझो कि Right. एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, लव लैंग्वेजेस क्या हैं, अटैचमेंट स्टाइल्स क्या हैं, कब ये बंदा ट्रिगर होता है, कौन सी बातों को लेके Hmm. अपसेट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तब रिश्ता इम्प्रूव हो सकता है। बट अगर आप सोचते हो कि बिना कोई मेहनत किए आपका रिलेशनशिप बहुत प्रॉस्पर कर सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डिजाइन। Hmm. लाइक आधे से ज़्यादा लोग यही मिस्टेक कर जाते हैं कि वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं और अल्टीमेटली वो एक केओस के अंदर फंस जाते हैं. अब ऐसा नहीं है कि आपने अरेंज मैरिज कर ली, आप शादी करके ले आए, उसके बाद अपना अपना ध्यान रखो, सेल्फ टेक केयर करो, बच्चे हो गए, उसके बाद कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप रात को बैठ नहीं रहे हैं अपने सब फैमिली के तो साथ. शादी की क्यों, राइट. बच्चे किए क्यों? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है क्या, व्हाई डू पीपल गेट मैरिड। अगर हम इसको एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें, फ्रॉम कॉस्मिक डिजाइन, तो two partners come together, when they live every day, there's going to be friction between them, और ये जो फ्रिक्शन होती है ये आपको इन्फॉर्म करती है कि आपके अंदर कौन सी वाइसेस हैं, कौन से वर्च्यूज़ हैं, कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं, आपका शैडो क्या है, आप कौन सी बातों को रिएक्ट कर रहे हो, कैसा आप किन बातों पे गुस्सा हो जाते हो, किन बातों पे अपसेट हो जाते हो, जिसको हम बोलते हैं इट हेल्प्स यू स्टडी योर ओन सेल्फ एंड इट हेल्प्स यू स्टडी द अदर। देन हम्म. थ्रू द प्रोसेस ऑफ दैट फ्रिक्शन you learn to evolve and become better human beings. Friction is essential in marriage because the purpose of marriage is the evolution of human consciousness. हमने अपनी आत्मा को हम्म. पवित्र और कैसे बनाना है, प्योर और कैसे बनाना है, that is the final and eventual purpose of marriage.
टू पीपल कम टुगेदर थ्रू देयर लिव्ड एक्सपीरियंस, दुख सुख बांटने के बाद, Hmm. ट्रिगर्स होने के बाद, वो कैसे उनको ओवरकम करके दे बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स, better enough to be able to raise healthy children, better enough to be able to guide those children and become mentors to the children. पर अनफॉर्चुनेटली आजकल वो सब हो नहीं रहा है, क्योंकि Right. पहले हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है, और बच्चे बेचारे कोलैटरल डैमेज बन रहे हैं उनकी लड़ाइयों में। Hmm. तो पूरा जो एक एवोल्यूशन का पैराडाइम था वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। हम ह्यूमैनिटी और एवोल्यूशन को देख ही नहीं रहे हैं कि हम शादी क्यों कर रहे हैं। Hmm. हम तो वी आर डूइंग अ टिक बॉक्स, चलो एजुकेशन हो गई, चलो अब Right. सेटल हो जाओ, ये जो सब बोलते हैं ना सेटल हो जाओ, शादी कर लो फिर Hmm. बच्चे कर लो, देन व्हाट? वो तो सब एनिमल्स भी करते हैं ना। Hmm. एनिमल्स ऑल्सो कम टुगेदर, दे पार्टनर, दे हैव ऑफस्प्रिंग। तो हमें अगर मानव जन्म मिला है तो वी हैव टू डू समथिंग हायर Right. देन एनिमल्स। वी हैव टू, वी आर, वो कहते हैं ना कि वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम God. इंसान, इंसान क्या है? भगवान स्वरूप है। तो अगर हम भगवान स्वरूप हैं तो उनकी उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप Hmm. करने की हमें चेष्टा तो करनी चाहिए ना। वी आर Right. नॉट मेकिंग दैट एफर्ट। Hmm. आई गेस जैसे आपने एक्नॉलेज किया, तो मैं ना इसमें आपका एक ओपिनियन जानना चाहूँगा, और जो मैं ये चीज़ बताऊँगा उस पर मुझे आपका एक सजेशन भी चाहिए रहेगा। ओके, सो मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ना रिलेशनशिप के अंदर दोनों में से एक जना है ना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, हर बात में उसको अपना ओपिनियन ज़्यादा आगे रखना होता है। ओके, एंड ऑल्सो पहले तो ये भी किसी किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि शादी के बाद हम पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे, अलग घर जाके लेंगे। ओके, उसके अंदर रहेंगे। एंड आफ्टर दैट ये भी रियलाइज़ होता है कि जब वो लोग घर पे आते हैं तो देर इज़ नो प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द मदर इन लॉ, और जो भी उनका पेरेंट्स का घर होता है उनके साथ भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है बीच में। तो इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं अगर किसी को अपने पार्टनर को ऐसे एक कन्फेस करना हो कि वो ये चीज़ें है ना इम्प्रूव कर सकता है, सो दैट हमें आगे फ्यूचर में कुछ ऐसे गलत डिसीजन नहीं ले पाएँ, या फिर कुछ कन्फ्लिक्ट के अंदर हम नहीं आ पाएँ तो इसके ऊपर। पहली बात आप ये एग्जामिन करो कि जब भी कोई लड़की ये एक रिक्वेस्ट रखती है कि मुझे इन लॉज के साथ नहीं रहना है, हम्म। व्हाई इज शी सेइंग दैट? हम्म। उसका कॉज क्या है? या तो she has seen her own mother suffer at the hands of her grandmother, हम्म। कि बहुत उसने दुख देखा है अपनी माँ को बहुत दुखी होते हुए, या कोई फैमिली में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, या मीडिया का असर है, या कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर बैठ गया है या वहम बैठ गया है कि माई मदर इन लॉ इज गोइंग टू मेक लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, है ना। हम्म। इसीलिए लड़की अलग रहना चाहती है कि भाई कौन सी आज लड़की है जो शी इज़ परफेक्टली इंडिपेंडेंट, शी इज़ परफेक्टली केपेबल, अज्यूमिंग के एक अच्छे संस्कारों के साथ वो एक अच्छी फैमिली में रेज हुई है, तो वो सबके साथ मेल जोल बना के रखना चाहती है, प्यार करना चाहती है। आई एम अज्यूमिंग दीज एज क्वालिटीज। फिर भी वो हम्म। अलग क्यों रहना चाहती है? क्योंकि कहीं ना हम्म। कहीं वो डर है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली पेरेंट्स ऑफ बॉयज, हम्म। I have a son too. It is very important for us to understand कि जब हम एक, when our children get married, पहली बात तो हमने उनको बड़ा कर दिया, अब उनका जीवन उनका है। We should not be interfering in their lives too much, right? थोड़ी सी उनको भी हमें स्पेस देनी पड़ेगी। तो अगर mothers who also naturally get very very possessive about their sons, हम्म। उनको भी समझना होगा, देखो मैं थोड़ी सी जगह दूंगी, थोड़ा सा पीछे हटूंगी, तभी तो किसी और हम्म। के लिए जगह थोड़ी सी बनेगी। सो राइट। दिस टेक्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन पार्ट ऑफ द मदर, द बॉयज हम्म। मदर। दूसरी बात, जब वो मेल जोल पहले से पता चल रहा है, आर वी मेकिंग दिस न्यू
एंट्रेंट इनटू द फैमिली, जो लड़की आ रही है एक घर में, अपना घर छोड़ के आ रही है, नए घर को, नई फैमिली को एम्ब्रेस कर रही है, क्या हम उसे बहुत वेलकम फील करा रहे हैं कि नहीं? क्या उसे हम अपने परिवार का हिस्सा महसूस करा रहे हैं कि नहीं? अक्सर क्या होता है कि बेटा बेटा रह जाता है और बहू जो है वो आउटसाइडर रह जाती है। नाउ आई एम नॉट सेइंग बहू बेटी कभी नहीं बन सकती। इन रिश्तों को कभी हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज बेटी जो है, बेटी और बेटा जो है, वो बचपन से पले बड़े हैं उस माहौल में। बहू जो है वो कुछ सालों बाद, 20-25 सालों बाद उस माहौल में एंटर कर रही है, तो शी कैन नॉट बी इक्वल टू द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ बेटा या बेटी। पर बहू की एक अपनी जगह और अपनी रिस्पेक्ट है, जगह भी है, क्योंकि बिना बहू के बेटा सुखी नहीं हो सकता। क्या हम उसके लिए उतनी जगह बना रहे हैं? क्या हम अपनी बेटी और अपनी बहू को इक्वल में ट्रीट कर रहे हैं? क्या हम दोनों को बराबर की फ्रीडम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस बेटे और बहू के लिए बराबर है? अगर एक फैमिली, एक सेट ऑफ इन लॉज ये इन्वायरमेंट, ये माहौल क्रिएट करती है, तो वो बेटी जो है वो मेरे हिसाब से तो द बहू विल वांट टू कम एंड स्टे देयर, बिकॉज एक जॉइंट फैमिली के बहुत एडवांटेजेस भी हैं। एक सपोर्ट Hmm. स्ट्रक्चर है। आजकल गर्ल्स कितनी वर्किंग हैं, एंड अगर मिलजुल के सब कर लेते हैं, संभाल लेते हैं घर गृहस्थी, तो बहुत सारा सपोर्ट हो जाता है। ऑल्सो व्हेन द चिल्ड्रन कम अलोंग, पेरेंटिंग में कितनी सपोर्ट मिल जाती है, सुपरविजन में। तो देर आर मेनी बेनिफिट्स of staying together, but there are also many issues of staying together. बिकॉज अगर हम सोचें कि प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे मदर इन लॉ सोचती है कि जैसा मेरी सास ने मुझे ट्रीट किया वैसा मैं अपनी बहू को ट्रीट करूँ, तो वो नहीं चलेगा, वो ज़माना अलग था। Hmm. Right. एंड यू वर नॉट गोइंग टू वर्क एवरी डे, योर डॉटर इन लॉ इज प्रॉब्ली गोइंग टू वर्क एवरी डे, तो आप सेम Hmm. रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप रिजेंटफुल हो जाते हो क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस वो थी कि मैंने जिस तरह अपनी सास को लुक आफ्टर किया वैसे ही मेरी बहू मुझे लुक आफ्टर करेगी, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएंगी। क्योंकि रूट कॉज ऑफ ऑल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इज अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। Hmm. जब हमारी Right. एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं तभी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना। तो एक तरफ से अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को मिनिमल रखें, कम से कम रखें, दूसरा अपनी टॉलरेंस बढ़ा लें, तो रिश्ते अच्छे से निभ सकते हैं। चाहे वो Hmm. हस्बैंड वाइफ के हों, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के हों, या फिर मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के हों। एक्सपेक्टेशंस कम रखो और टॉलरेंस अपनी थोड़ी सी बढ़ा दो। लाइक कहते हैं ना, Hmm. डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, लाइक छोटी छोटी बातों का पतंगड़ मत बनाओ, लेट देम पतंगड़ मत पास। बनाओ. कई बार होता है somebody just had a bad day so they're being not so nice, Hmm. तो नज़रअंदाज करो उन बातों को। हाँ, Hmm. अगर वो रिपीटेडली हो रही है देन दे नीड टू बी एड्रेस्ड, और वो एड्रेस भी करनी है। जो चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बैठ के एडल्ट्स की तरह शांति से उनको सॉल्व करने की, हैव अ सोल्यूशन ओरिएंटेशन। ये नहीं कि आप you're discussing the problem with your partner, or you are talking to some other person, जिससे प्रॉब्लम है उससे हम बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सबसे बात कर रहे हैं, तो वो बुराई करनी हो गई, प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं, Hmm. और Hmm. रिजेंटमेंट आपकी और बढ़ गई। लाइक इसमें जैसे आपने ये वाला तो पर्सपेक्टिव एकदम क्लियर आउट कर दिया है कि जो इन लॉस वाला जो आपने टेक बताया, अगर जैसे कंपेनियन के बीच में, अगर जैसे मैंने एक्नॉलेज भी किया कि एक पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ओके, और एट द सेम टाइम है ना, बस ऐसा कर दिया कि तू मेरी ज़िंदगी हो, मैं तेरी ज़िंदगी हूँ, और उसी के अराउंड में जो है पूरी दुनिया मेरी बसी हुई है, मेरे को कुछ और नहीं दिखता है, ठीक है। उसको बाहर जाना, सोशलाइज करना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ जाना, उसमें एकदम प्रोहिबिट कर दिया है, और सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, एंड ये सारी चीज़ें चल रही हैं. तो इवेंचुअली उस रिश्ते में घुटन आ जाएगी। प्रॉब्लम इज, जो स्ट्रॉन्ग रिश्ते होते हैं उनमें दूसरों को, एक पार्टनर अपने पार्टनर को पोजेस नहीं करता है, क्योंकि आप कोई चीज नहीं हो। ऑब्जेक्ट्स आर पोजेस्ड। आप बाजार से गाड़ी खरीद के लाए, अब ये गाड़ी मेरी है, पार्टनर मेरा नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? हम्म. ऑब्जेक्ट की अपनी डिजायर्स, अपनी ग्रोथ,
अपनी विशेस, अपनी टेंडेंसीज, अपनी नेचर नहीं होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज़ अ डेड थिंग, हम्म बट अ पार्टनर इज़ अ लिविंग थिंग। A partner has their own relationships, their desires, their dreams, their growth. तो एक दूसरे की ड्रीम्स को समझो, एक दूसरे को स्पेस दो थोड़ी सी। किसी पार्टनर को पोजेस करने की कोशिश करोगे ना, वो इवेंचुअली तो दूर चला जाएगा। द मोर यू बट ट्राई टू व्हाट इफ कि है पोजेस ना समवन। उनमें से, या उनमें सिर्फ एक है ना यूं है कि बस जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, वो उसको है ना पूरा जो भी उसकी फीलिंग्स है उसको दबा रहा है बार बार, जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी हो चुका है, तो तो उसमें फॉल्ट क्या किसकी रहेगा? है? फॉल्ट किसकी है? जो दबा रहा है उसकी भी है, हम्म और जो दब रहा है उसकी भी है। क्योंकि जो दब रहा है, दे हैव एक्सेप्टेड कि मेरी मेरी ज़िंदगी बहुत लिमिट हो गई है, मैं जो चाहता हूँ वो कभी नहीं हो पाएगा। हम्म और उसने मतलब अपने हाथ खड़े कर दिए। लाइफ इज ओवर फॉर मी नाउ, दे आर लिविंग लाइक अ डेड थिंग। हम्म राइट? अगर कोई जिंदा है तो अपने लिए लड़ेगा ना। हम्म और लड़ने का क्या मतलब होता है? कि उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो सेट करेंगे, अपनी नीड्स के लिए आवाज उठाएंगे। कि सॉरी, दे विल हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड दे विल से, आई डोंट वांट टू लिव लाइक दिस। This is important for me. This is important for my growth. This is my dream. I understand you have a problem, but I cannot go on like this. हम्म They will not go silent. जब एक इंसान सप्रेस कर लेता है, साइलेंट हो जाता है, दबा लेता है अपने आप को, तो वो एक जिंदा इंसान नहीं है। दे आर लिविंग लाइक द लिविंग डेड, हम्म बिकॉज दे हैव गिवन अप ऑन देमसेल्व्स। एंड जो इंसान अपने ऊपर ही गिव अप मार जाता है, वो इवॉल्व कैसे करेगा? हम्म मान लो किसी इंसान, इस लाइफ टाइम में उसका एजेंडा था लर्निंग टू बिकम सेल्फ रिलायंट, लर्निंग टू स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स, और वो दबता ही चला गया, दबता ही चले गया, दबता ही चले गया। तो जो उसका एजेंडा था इस लाइफ टाइम में कि मैं अपनी वॉइस का यूज़ करना सीखूंगा इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, आई विल लर्न टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, वो तो उसने पूरा ही नहीं किया। आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप लड़ो, मतलब कि भाई एक तांडव कर दो या आप एक हम्म डिस्ट्रक्शन क्रिएट करो। व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज, प्लीज स्ट्रेंथन योर बाउंड्रीज। हम्म आपकी, ये तो वही हो गया ना कि मान लो कोई आपके साथ सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है आपको कोई, आप चुपचाप पी जाओगे उस शर्म को एंड यू विल अलाउ इट टू हैपन, और will you push back and say, no, don't do this? In this case, it's a violation of your intimate boundaries. हम्म Similarly, अगर आपकी कोई इमोशनल बाउंड्री वायलेट कर रहा है, आपको पोजेस करने की कोशिश कर रहा है, आपको, आप आधे घंटे के लिए बाहर जाते हो और 20 मैसेजेस आ जाते हैं, तो वो आपकी इमोशनल बाउंड्रीज को वायलेट कर रहा है। आप हम्म पुशबैक क्यों नहीं कर रहे हो? इसी तरह अगर कोई आपके ऊपर अपनी ओपिनियंस या व्यूज ठोस रहा है, नहीं तुम्हें ऐसा ही करना है, ये ही सही तरीका है, ऐसा नहीं कर सकते, तो अपनी इंटेलेक्चुअली आपको वायलेट कर रहा है। यू हैव टू हम्म पुश बैक एंड से आई कैन हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये सब चीजें अगर आप अपने लिए स्पीक अप नहीं करोगे तो हुज फॉल्ट इज इट? अब मान लो एक इंसान ऑफिस जा रहा है, 10 साल से एक ही काम कर रहा है, वो कभी अपनी प्रमोशन के लिए वॉइस रेज ही नहीं करता, और फिर कहता है दिस ऑर्गेनाइजेशन इज पुअर, मेरे से छोटे, मेरे से यंगर लोग आगे चले गए हैं। तो मैनेजर बोलता है, अरे तो आपने आके बोल बात करनी चाहिए थी ना, यू नेवर रेज्ड द इशू। राइट। व्हाई डिडंट यू टॉक अबाउट इट दैट यू वांट टू रेज? हम्म इट्स द सेम थिंग कि जब तक आप अपने लिए स्पीक अप नहीं करोगे, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्गर नहीं बनाओगे, तब तक आपको, आपके माइंड में जो आप सोच रहे हो ना कि मैंने पीस मेंटेन की हुई है इस रिश्ते में, वो एक बहुत फॉल्स पीस है। हम्म क्योंकि वो ही इंसान जब रात को अपने बिस्तर में जाके रोता है ना, तो उसके अंदर हम्म से ऐसी भयानक चीख निकलती है जिससे पता चलता है यहाँ पे कोई पीस वीस नहीं है। और वैसे ही रिश्ते हम्म जाके आफ्टर मेनी इयर्स फिर वो डिवोर्सेस में रिजल्ट कर जाते हैं। बिकॉज एक इंसान कब तक दबाते चले जाएगा अपने आप को? फिर कुछ हम्म सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं, कोई, वो कहते हैं ना कि द साइकिल चेंजेस, जो बहुत स्ट्रांग था वो मे बी गोज थ्रू अ वीक फेज इन लाइफ, एंड द पार्टनर जो दब रहा था वो थोड़े स्ट्रांग फेज में आ जाता है, तब डिवोर्स हो जाता है।
या आई थिंक इट्स लाइक अ स्प्रिंग कि ना आप किसी उस स्प्रिंग के थ्रू उसको पूरा सरप्रेस कर रहे हो एंड ऐसा कुछ हुआ कि वो एकदम से फटा है, तो वही कन्फ्लिक्ट प्रेशर के को अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वही प्रेशर कुकर इफेक्ट है। राइट। अगर जैसे मैं बात करूँ कि लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज में अपन ने देखे हुए हैं कि मतलब कुछ ना कुछ होके डाइवोर्स हो जाता है, बट अगर जैसे हम अरेंज मैरिज की स्पेसिफिकली बात करें, सिंस वो जो लड़का है लड़की है फर्स्ट टाइम वो लोग मिल रहे हैं, तो वो ऐसी क्या बातचीत करें सो दैट है ना उनको एक एक्सपेक्टेशन पता लग जाए एक दूसरे की कि जब उनकी शादी हो जाए तो वो क्या चाहते हैं इस मैरिज से। तो क्या चीज़ें उनको डिस्कस करनी चाहिए व्हेन दे आर फर्स्ट मीटिंग टू देयर कंपेनियन। आई थिंक पहली बात तो अरेंज्ड मैरिज में 2-3 मीटिंग्स में डिसाइड करना मेरे हिसाब से बहुत, इट्स अ डिफ़िकल्ट कॉल। एटलीस्ट आई रिकमेंड कि 3 महीने तक आप लोग इंटरेक्ट करो, मिलो, एक दूसरे के मन को समझो। इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी जीवन से ड्रीम्स क्या हैं, आप हम्म। क्या अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में। अगर कोई लिमिटेशन ना हो, कोई बंदिश ना हो, तो इफ़ लाइफ इज़ मतलब एक, आप कह सकते हो फैंटेसी लैंड है, तो क्या अचीव करना चाहोगे, आपके गोल्स क्या हैं, आपके फियर्स सबसे बड़े क्या हैं, आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, किस बातों पे, कौन सी बातों पे आप आसानी से अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हम्म। आपके ज़ीरो टॉलरेंस इश्यूज क्या हैं, आपके दोस्त कैसे हैं और कौन है, आपके रिलेशनशिप्स में सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कौन सा है, आपके जीवन में सबसे भयानक एक्सपीरियंस क्या था, आप किसको माफ नहीं कर पाए और क्यों, डू यू वॉन्ट अ फैमिली, डू यू नॉट वॉन्ट अ फैमिली, अगर आप बच्चे चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, और अगर नहीं चाहते तो क्यों नहीं चाहते, आप अपने फाइनेंसेस के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी मेंटालिटी क्या है, खर्च करना चाहिए, सेव करना चाहिए, कितनी परसेंटेज ऑफ योर इनकम यू वांट टू स्पेंड, हु इज गोइंग टू बी द प्राइमरी केयर टेकर, करता कौन होगा फैमिली में, फाइनेंशियल करता, डिसीशंस मिल के लेंगे हम इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पे, कि अलग अलग लेंगे, खर्चे हम बांट के लेंगे, शेयर करके करेंगे, किस परसेंटेज और रेशियो में करेंगे, क्या पेरेंट्स को पैसा घर भेजना होगा, कितना भेजना होगा, जब क्राइसिस होती है तो की डिसीजन मेकर कौन होगा, क्योंकि जब क्राइसिस सिचुएशन में समय नहीं होता है कि हम मैं डिस्कस करेंगे और तब बात करेंगे, तब ये क्लियर कॉल होनी चाहिए, हु इज द डिसीजन मेकर इन दैट मैटर। हम्म। सो ये बहुत सारी इश्यूज हैं रिलेटेड टू पेरेंट्स, related to children, related to your own finances, related to your dreams, to your goals, दोनों वर्क कर रहे हैं तो किसका लीड करियर होगा, क्योंकि हम्म। ट्रांसफर्स हो सकती हैं। क्या आप अलग रहने को तैयार हैं अलग अलग सिटीज़ में, या आपका पैक्ट है कि हम अलग तो कभी भी नहीं रहेंगे, पर लीड करियर या तो वाइफ का या हस्बैंड का होगा, दूसरा अपनी लोकेशन शिफ्ट करता चले जाएगा बेस्ड ऑन the transfers of the partner. So all of these questions are very important. लाइक अगर ऐसे जो फर्स्ट मीटिंग होती है, जैसे आपने बोला कि 3 मंथ्स तक तो आप अपना टाइम लो, राइट, पूरे जानो एक दूसरे के बारे में। व्हाट अबाउट कि हम उसके पास ट्रॉमास या फिर जो पास रिलेशनशिप्स रहे हैं, अगर अच्छे भी रहे हैं बुरे भी रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जो पर्सनल इंसाइट्स होते हैं वो जाने। इट्स इम्पॉर्टेंट, पर ये फर्स्ट मीटिंग में नहीं हो सकता है। ये जब हम्म। थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, तब वो डिस्कशन आनी चाहिए अबाउट, यू नो, somebody may not want to talk about their past relationships, somebody may want to, हम्म। and उसमें कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो खुल के बात करना चाहे दैट इज़ परफेक्टली फाइन, जो नहीं करना चाहे, इफ इट्स दे सेइंग इट्स अ क्लोज चैप्टर, तो व्हाई इज इट अ क्लोज चैप्टर। हम्म। एंड ट्रॉमास डेफिनेटली यू शुड डिस्कस। तभी मैंने कहा सबसे भयानक आपके साथ जीवन में क्या हुआ था, हम्म। दैट इज़ अबाउट द ट्रॉमास, दैट इज़ अबाउट यस। योर वुंडेडनेस, कि आपके चाइल्डहुड वुंड्स क्या हैं, वर यू बुलीड इन स्कूल, व्हाट इफेक्ट डिड दैट बुलिंग हैव ऑन यू, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना दे लीव अ परमानेंट इफेक्ट ऑन यू। तो ये बातें डिस्कस करना, पर ये क्या है कि ये इमोशनल इंटीमेसी थोड़ी सी आपकी डेवलप हो जाए उस इंसान के साथ, तब ही आप हम्म। ये रेज करें, ये आप फर्स्ट या सेकंड मीटिंग में नहीं बातें कर सकते। और इन बातों को तभी करना चाहिए, मान लो आप अरेंज्ड मैरिज में किसी को जब तक 3 बार ही नहीं मिलते, आपको तो पहले यही नहीं पता चलता ना, डू आई वांट टू प्रोग्रेस दिस टू द नेक्स्ट स्टेज और नॉट। कई बार हम्म। तो 3 मीटिंग के बाद मना हो जाता है कि नो नो, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग आउट। राइट।
तो ये बातें जो है बिकॉज ये थोड़ी सी इमोशनली इंटीमेट ज़्यादा है, तब की जाए व्हेन यू आर सीरियस दैट यू नो आई एम रियली लुकिंग एट हम्म। दिस प्रपोजल वेरी सीरियसली, मैं कमिटेड हूँ, मेरा मन है टू गो अहेड विद दिस। जैसे कोई ऐसी ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसमें ना एक मैरिड कपल कह लो या फिर जो एक को यू नो बेंचिंग, जैसे जेंजी कीवर्ड है कि एक को आपने ऑप्शन में रखा हुआ है, एक को आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो। और ऑल्सो अगर मैं मैरिड कपल्स के बारे में बात करूँ तो वो चीटिंग की तरफ क्यों, ऐसे उनके ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि वो चीटिंग की तरफ चल जाते हैं, कमिटिंग विद समबडी समवन बट लुकिंग Because लुकिंग समवन एल्स unfortunately, ऑल्सो। Ronit, your Gen Zs have created too many categories of relationships. हम्म। You know, I mean, but recently I came across something even new. I've one hears of all this benching and breadcrumbing राइट, and सिचुएशनशिप। such. Yeah, but I heard a new one, nanoship. ओके। So, you know, it's like friends with benefits, and now we are हम्म। exclusive. Now we are just open. हमारे टाइम पे ये सब कुछ होता, you're either in a relationship or you're not. हम्म। And I think that's a very simple thing, and we've known, even अगर हम consumer marketing की तरफ देखें तो the more choices there are or the more categories there are, the more complex human choice becomes. I think it's time to collapse this whole relationship equation and make it simple. I either like you and I want to be exclusive to you, or else I'm not interested. हम्म। So, because you know all this experimental stuff is also happening because simultaneously kya ho raha hai, there is the effect of the other aspects, the drinking, the smoking up, and a lot of it is happening in an unconscious way, thinking I'm very cool, हम्म। but it's not cool. Sleeping around is not cool because there is राइट। so much of memory transfer that happens, so many chords are developed that it eventually leads to a lot of relational complexity as you go forward. तो ये लगता है कूल। कूल है। हम्म। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बिटवीन टू ब्रेकअप्स उसके बीच में ये बहुत सारी एक्सप्लोरेशन होने लग जाती है रीबाउंड की वजह से, और दूसरी बिकॉज हम लोग इतनी आदत पड़ गई है द जेंजीज that they constantly need to be texting someone. They're addicted to it. They cannot imagine a life without a relationship. And then having dating apps, and you know, all you need to do is just swipe a page and you have someone round the corner. हम्म। And very often it is a, I think, social stigma thing. Mere sare friends, they're all going around, they're all dating, they all have boyfriends. I don't have a boyfriend or a girlfriend. That means something is wrong with me. And then they don't even want to get into that relationship, but they do it only to belong. Okay, I don't want to be the odd one out. Now, some years ago, this was a very American concept. You know, हम्म। अमेरिका में उस समय जो ये इन्वायरमेंट अगर हम 20-30 साल पहले देखें तो being a virgin at 16 was a terrifying thing for young girls. मतलब इट मेंट दैट नोबडी लाइक्ड देम, और उनका सेल्फ वर्थ का इशू हो जाता था, बॉडी शेमिंग का इशू हो जाता था. आई थिंक नाउ दैट होल प्रॉब्लम हैज परमिएटेड इंडियन सोसाइटी, and a lot of it is because of social media, tech dating, and all of these other problems. हम्म। डू यू ऑल्सो थिंक कि जो रिलेशनशिप का एसेंस है वो जेंजीज ने अभी जो चल रहा है, जैसे डेटिंग एप्स वगैरह हैं और यू कैन क्विकली गेट अ समवन जो कि आप जिससे आप बातचीत कर सकते हो, हैव अ रिलेशनशिप विद दैट। तो इन जेंजी, हम जो जेंजी वाले जो कैटेगरी हैं उन लोगों ने रिलेशनशिप्स का जो पूरा मीनिंग है पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। बिकॉज हिस्ट्री में हम देखें हैं कि जो कंपेनियन होते हैं उनमें प्यार होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बट नाउ इट इज़ नॉट हैपनिंग। और आई गेस जो फ्यूचर में डाइवोर्सेस भी होंगे तो ज़्यादा जेंजीज के होंगे। I don't think the problem is Gen Zs. I would point the torch in the direction of the parents of Gen Zs. ओके। Where were the parents of Gen Zs when they were growing up? हम्म। Most likely working. These kids have grown up in a psychologically
isolated environment to some degree. Maybe they don't have very strong emotional grounding. They don't have, grandparents to talk to, cousins to grow Hmm. up with. एक आइसोलेशन में जब बच्चे ग्रो अप करते हैं तो the need to become experimental with friends becomes very high. Of course social pressure तो है, environmental pressure तो है, पर अंदर की जो एक डीप लोनलीनेस जिसको वो ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोनलीनेस कहाँ से आ रही है? दैट इज इम्पोर्टेंट. Hmm. So it's partly the parents being busy, it's partly the internet, that people are spending more time with devices than with humans. तो उनको खुद को अपनी नीड्स ही समझ नहीं आ रही हैं. पार्टली इट्स द एजुकेशन सिस्टम कि Hmm. हम बच्चों को ट्यून ही नहीं कर पा रहे हैं. वो जो शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ स्किल्स की, वो दे ही नहीं पा रहे हैं, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड देमसेल्व्स. देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू इट. अभी रिसेंटली जैसे इसी बात को लेके अडोलेसेंस film which has become viral Yes, on I the watched it. internet. Right. This is what the producer was trying to say. The fault is not that of parents, Hmm. it is the entire system. Not feeling supported at home, not feeling supported in schools. The schools may be bullying itni had tak बढ़ गई है. I don't know recent Hmm. cases that we've heard in Noida and all of these places where the children, the ratio of bullying is very high in schools now. Why? Hmm. There is a reason. It all, even post COVID, a lot of teachers, when I spoke to them, they said that the kids who came back from COVID after being locked away for 2.5 years, उन लोगों ने अपने घर में इतना violence देख लिया था between their parents, between the other Hmm. family members and parents, that every child needed counseling. And the teacher didn't have to teach just the subject. If they were teaching, let's say, social science, they also had to be a counselor in addition to that, because children had become so vulnerable and brittle. तो बच्चों का फॉल्ट नहीं है, ये Hmm. हमारा सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, पूरी मुझे लगता है कि हम जीवन कैसे जीते हैं, हमारी जड़ें हिल चुकी हैं. Hmm. एंड टू अ लार्ज डिग्री द इंटरनेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. अब I think so. पहले Hmm. जॉइंट फैमिली थी, न्यूक्लियर फैमिली हुई. अब न्यूक्लियर फैमिली में आप देखो, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर टेक्सटिंग ईच अदर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव बेडरूम्स. Right. एक दूसरे के कमरे में जाके बात नहीं करते हैं. वो डाइनिंग टेबल पे, हाउ मेनी फैमिलीज आर ईटिंग देयर मील्स टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल टुडे? जो Hmm. हम पहले, इट वाज, वी कुडंट थिंक ऑफ इट. वी हैड ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ऑन द टेबल विद आवर पेरेंट्स. Hmm. वेयर इज दैट गॉन? Today everybody is eating in their bedrooms in front of their TV sets or their laptops or their iPads. So everybody is, I think we have created, we as a collective, ये हम सब का फॉल्ट है, जेंजी का Hmm. फॉल्ट नहीं है. मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि एक, अगर हम एक आइडिया देना चाहें कि जिसको पता नहीं हो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना होता है, क्या क्या चीज़ें उसको अपने कंपेनियन से पूछना होता है, सो दैट वो एक ट्रैक रख पाएँ कि एवरीथिंग इज़ टिक मार्क, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इमोशनल इम्बैलेंस नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं कि उसको बुरी लग चुकी है बट वो ऐसे कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, उसको बोल नहीं पा रहे हैं. उसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताइए. So Ronit, my first book is called Seven Karma Codes, and one of the Hmm. codes is on relationships, how to manage relationships. और उसमें मैंने एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दिया था, विच इज टैक्ट, TACT. Okay. So T is be transparent, Mm-hmm. A is be action oriented, C is communicate, 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 and T is trust. Hmm. राइट? तो पहली बात, टोटल ट्रांसपेरेंसी रखो अपने पार्टनर के साथ, कोई बात छुपाओ मत. ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो ट्रस्ट बनेगा. कुछ बताओगे, कुछ छिपाओगे, तो कभी ट्रस्ट पूरा नहीं बनेगा. Hmm. दूसरी बात, एक्शन ओरिएंटेड रहो. जो बोलते हो Hmm. करके दिखाओ.
बात कर ली और भूल गए, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा इंटेंशन Hmm. अच्छा था पर मैं टाइम से नहीं पहुंच पाया, या मैं वैलेंटाइंस डे भूल गया, या हमने वी अग्रीड टू गो ऑन अ डेट नाइट एंड मेरे ऑफिस में काम आ गया एंड आई डिडंट गेट आउट ऑफ इट। You don't keep your word, it's of no use. Hmm. So be action oriented. And three, which is the most important, is open communication. यहाँ पे सारे जो relationships आते हैं ना, because attachment styles में क्या हम देखते हैं कि जो anxiously attached होता है वो usually बहुत emotionally expressed होता है, और जो वो अवॉइडेंट होता है वो साइलेंट टाइप होता है, चुपचाप वो बोलेगा मेरे को तो एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है। अरे ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सीख नहीं सकते हो? तो हो सकता है इन द पास्ट देयर वाज अ रीजन यू कुडंट एक्सप्रेस योरसेल्फ, बट एफर्ट तो थोड़ी मेक करनी पड़ेगी ना। कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कम्युनिकेट जब हम नहीं करते हैं तो रिश्ते में अजम्पशंस आ जाते हैं। अरे मुझे ऐसा लगा कि तुम तो यही चाहती होगी, ओ आई थॉट दिस इज हाउ इट was meant to be. No, clarify, check back, don't make assumptions, है ना? तो दूसरी बात है, जब हम बात करते हैं कई बारी हम सेल्फ अवेयर ही नहीं होते हैं। से पार्टनर्स कम बैक फ्रॉम वर्क, he's had a bad day and now he just wants to come and sit in front of the TV or have a beer, बट वो अपनी पार्टनर पे स्नैप करी जा रहा है छोटी छोटी बातों पे। अरे यार ये टेबल मैला क्यों है, ये ग्लास तुमने इधर क्यों रख दिया, छोटी चीजें हम, शी इज वंडरिंग व्हाट इज रॉन्ग विद हिम टुडे। इंस्टेड अगर वो आके इफ ही गेट्स इट ऑफ हिज चेस्ट, मेरे बॉस ने मुझे आज ये बोला और मुझे बहुत बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जब मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दी थी तो उसमें मेरे को क्यों डिले उसने किया और नाम मेरा लगा रहा था, और वट एवर दैट केस मे बी, वट एवर इज अपसेट इज, अगर वो पार्टनर से डिस्कस करेगा तो जो वो एक अटेंशन चाह रहा है, रिलीफ चाह रहा है, उसको भी बात करके वो हल्का फील करेगा। पार्टनर को भी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि अरे यार आज कुछ ट्रिकी बात नहीं करनी, बिकॉज ये ऑलरेडी बेचारा बहुत अपसेट है, दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। बट यूजली क्या होता है, हम डिस्कस ही नहीं करते, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, वी आर ट्राइंग टू बी ओ दिस इज नॉर्मल, ये तो मैं हैंडल कर ही लूंगा, या उसे लगता है कि अगर मैंने ये बात कर दी तो मेरा पार्टनर तो सोचेगा कि अरे यार इतना भी स्ट्रेस नहीं है झेल सकता, तो ये जिंदगी में क्या करेगा ये। So there are all sorts of things which I'm saying, be vulnerable with your partner, speak, talk, discuss, it is always helpful. या एज यू एक्नॉलेज्ड कि बातचीत से सारी चीज़ें हल हो जाती हैं, रख कर कुछ नहीं सॉल्व होएगा। ऑलरेडी उसके अंदर जो प्रिजम्पशंस आपने बताया, एजम्पशंस लगा रहे हैं और उसके बारे में टॉक आउट नहीं कर रहे हैं, तो देर इज़ नो सेंस कि आप एक कंपेनियन बनकर आए हो, यू हैव अ म्यूचुअल कंसेंट, तो आपको बातचीत होनी चाहिए, दैट्स द प्रायोरिटी। या नहीं सो आई तो गेस दूरियां बढ़ जाती हैं, या मेंटल दूरियां भी बढ़ जाती हैं और फिजिकल दूरियां भी बढ़ जाती हैं। यस, सो थैंक यू सो मच सूजी फॉर क्लैरिफाइंग कि जो भी व्यूअर्स अभी तक यहाँ पे हमें देख रहे हैं, आई होप कि उनको पता लगा होगा हेल्दी रिलेशनशिप कैसे रख सकते हैं कंपेनियन के साथ। ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट जेनजीज, है ना, सोशल कल्चर्स एंड किस तरफ ले जा रहे हैं। सो आई लाइक टू थैंक यू फॉर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस। So I just hope that the viewers will find this talk useful and take something valuable away from today's show. Thank you so Yeah, much, for Val. sure. If somebody wants to, connect with ma'am, so I'll be pinning social handles in the description. You can check out. And those who want to know more about relationships, you might like to read my book, Seven Karma Codes. It's available on Amazon. Yeah, sure, we'll check it out. Okay, thank you so All much. right. Bye bye.